हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आई हूँ। ये हमारा पॉलिटी का कंप्लीट एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर का। मैं आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके दूंगी, बट मैं सिर्फ 2018, 19 और 20 3 सालों के क्वेश्चंस को ही एनालिसिस करूँगी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि 2018 से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप 3 इयर्स के क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस देख लो। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आपको पीटी 365 है, मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल का पीटी 365 था उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सब भी मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब करें और लास्ट में ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट एनालिसिस खुद से हैंडमेड करके बनाया है, तो उसे भी ज़रूर देखें। पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन एक एक करके बताऊंगी कि क्वेश्चन का पर्पस पूछने का क्या है। ठीक है, मैं आपको यही बताऊंगी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ओके, ये नहीं कि मैं मतलब सॉल्व करना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस होगा इस वीडियो में कि मैं आपको क्वेश्चन को बताऊं कि आखिर पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, आप किस तरह से तैयारी करो उसका। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है। इसमें आप देख सकते हो कि लिखा है कि मतलब आप देखिए, लिखा है पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल पार्टी था। ठीक है, तो राजनीतिक दल पार्टी था कौन सा, ये पूछ रहा है। तो विपक्ष विपक्ष इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, विपक्ष के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ क्या है, लोकसभा ने नेता प्रतिनिधित्व को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी। प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष का नेता को। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है हमारा कि मतलब थर्ड स्टेटमेंट है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75% अगर ना हो तो उस नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको अच्छे से मतलब सिर्फ जानना चाहता है कि जो विपक्ष का नेता है उसके बारे में आपको पता है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही क्वेश्चन का मेन पर्पस है, विपक्ष का नेता। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं जो सॉल्व कर रही हूँ ये 2018 के क्वेश्चन है। उसके बाद मैं 2019 की बताऊंगी, फिर 2020 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये वाला, ये क्या है, इसमें कह रहा है कि भारत की संसद, ठीक है, किसी कानून विशेष को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट 9वीं अनुसूची जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो पूछ रहा है कि न्यायालय उसमें मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अब कर सकता है, क्योंकि क्या नाम है कि ये जो हमारा जो मूल संरचना वाला कॉन्सेप्ट आया है उसमें कहा गया था कि वो कर सकता है। अब चाहे मतलब मूल संरचना वाला अगर वायलेट होता है, तो अगर वो 9वीं अनुसूची में भी कोई भी हो मतलब कि ऐसा कुछ प्रावधान, तो उसे भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन पर्पस आपका क्या है कि बेसिक आपको 9वीं अनुसूची इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनुसूचियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप एक बार अच्छे से देख लेना और क्या है उसका बेसिक फैक्ट आप देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आधार कार्ड पर है। ठीक है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है आधार, अगर आप जानते हो आधार के बारे में तो आप बता सकते हो इसमें कि इसका प्रयोग कौन करता है, नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड इसका स्टेटमेंट है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण
आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है आधार कार्ड के बारे में। अगर आपने अच्छे से बेसिक उसका पढ़ा है, जो करंट अफेयर्स में आते ही रहते हैं, मैंने अभी PTC 65 जो मैं ये पढ़ा रही हूँ उसमें भी आधार कार्ड से रिलेटेड है। 2020 का क्वेश्चन भी आधार कार्ड से रिलेटेड आया है क्वेश्चन। तो आप इसका बेसिक अगर जानते हो कि आधार कार्ड कौन यूज करता है, जानते हो कि आधार कार्ड कहाँ कहाँ अनिवार्य है, जानते हो अगर आपकी कौन निष्क्रिय कर सकता है, कहाँ लुप्त हो सकता है, तो फिर आप ये क्वेश्चन बना लोगे। और ये भी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ओके, कुछ फैक्ट्स भी इसमें ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप आधार कार्ड के बारे में मतलब कि बेसिक उसका जान जाओगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो आधार कार्ड भी हमारा बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का नियम सूचकांक। तो कुछ इंडेक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो मतलब कि इस टाइप के जो इंडेक्स आते हैं तो उसे आप मतलब जो सुर्खियों में हो, जो आपको PTC 65 में दिया हो, तो आप उसे याद कर लेना कि कौन जारी करता है। मतलब ऐसे इंडेक्स में तो आपको मतलब जनरली कौन जारी करता है वही पूछता है, लेकिन कभी कभी इसका जो मतलब कि कौन कौन सा स्तंभ है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड इसका जो फैक्ट्स है वो सब भी पूछ लेता है। ठीक है, किस किस चीज़ पे आधारित है, तो वो भी आप याद कर लेना। ये हो गया। अब ये आप देख लो, ये क्वेश्चन है, ये भी 2000, अभी मैं 2018 का ही बता रही हूँ आपको, फिर मैं लास्ट में आपको अच्छे से एनालिसिस कर दूंगी। पहले आप ये समझ लो कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संदर्भ में है। ठीक है, तो भारत की संसद के संदर्भ में है कि कौन सी संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समिति के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करता है कि जो विनियम नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्योजित है, उसका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्योजनों डिलीगेशंस की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मतलब ये फुली आपका कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपने ये जो समिति है, समिति वाला चैप्टर अपने अच्छे से पढ़ा है, उसमें हर एक समिति के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। जैसे इसका आंसर है अधीनस्थ विधान संबंधित समिति। ठीक है, तो इस समिति के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो फिर आप ये क्वेश्चन बना लोगे। तो मतलब देख लो आप, ज़्यादा क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो धन विधेयक के संबंध में आप देख लो, इसमें बहुत ही मतलब कि बेसिक सा चीज़ पूछा है कि किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछने का टाइप है इसका वो अलग हो जाता है, और ये कॉन्सेप्ट के कारण आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हर एक क्वेश्चन पे। अगर जैसे कि धन विधेयक है तो आप उसके बारे में जानो कि धन विधेयक जो है, ठीक है, तो कौन मतलब ये विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, उसे कौन मतलब कि धन विधेयक बना सकता है, किस कौन सा विधेयक ऐसा, मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रावधान है जो धन विधेयक नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये सब लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है। तो मतलब ऊपरी ऊपरी पढ़ने से अच्छा है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को, ये सब को क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सेकेंड, इसका एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में है जो क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और लोकसभा के सदस्यों के वोट को मूल्य राज्य सभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, मतलब उनका मूल्य जो है, जो लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य है, वो राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट अगर जानते हो कि वोट का मूल्य जो MLAs का वोट का मूल्य है और MPs का वोट का मूल्य है, लोकसभा के MPs और राज्यसभा के MPs का, तो आप ये क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है।
अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है निर्वाचन वाला, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ये मतलब कि ऊपरी ऊपरी जो हम लोग जानते हैं कि मतलब निर्वाचित सदस्य जो भी हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एमएलए और एमपी के वोट का मूल्य के बारे में पूछ दिया है, थोड़ा सा डीप पूछा है लेकिन ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसका जो वोट का मूल्य है उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन बना लोगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। तो ये मतलब कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम, आप इसे पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर ही सकते हो, ठीक है। तो अपशिष्ट अधिकार, तो इससे ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आ रहा है तभी आप बना सकोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है विधानसभा की अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी, जो भी हो। और सेकंड स्टेटमेंट है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देंगे। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आप जैसे कि लोकसभा में होता है कि मतलब कि विघटन होने के तुरंत बाद तो वो रिक्त नहीं करते हैं, उसके बाद मतलब कि पहली जो बैठक होती है, मतलब कि पहला जो बैठक होता है, सॉरी, पहला जो उसका इस सदन का होता है, मतलब कि सभा, जो सदन का जो पहला पहला सत्र में, मतलब कि पहला सत्र तक चुनाव कर, मतलब कि वो इलेक्ट करते हैं अध्यक्ष को, नए अध्यक्ष को, उसके बाद ही वो रिक्त करते हैं। तो उस टाइप से इसमें भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हो तो फिर आपको ये जो एलिमिनेशन मेथड है उससे यूज़ करके फिर आप आंसर बना लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन आपको नहीं सिखा रही हूँ, एलिमिनेशन आप लोग तो खुद जानते ही हैं अच्छे से, बट मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, कौन से चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और PT 365 क्या इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो इसलिए आपको इसमें क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो हम लोग इसे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि लोकसभा का पढ़ लिया हमने तो विधानसभा का ऐसे वैसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप स्किप मत करो और अच्छे से देखो कि अध्यक्ष का है तो अध्यक्ष का क्या है उसका प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको ये अध्यक्ष का प्रोसेस अच्छे से पता होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि और स्वाधीनता के बीच उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए फैक्चुअल तो है बट ये कॉन्सेप्ट पे भी है, ठीक है, क्योंकि उपयुक्त संबंध पूछ रहा है। संबंध आपको सारे क्वेश्चन में आपको संबंध थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड मिलेगा, लेकिन उपयुक्त संबंध किस में है आपको ये जानना चाहता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, ठीक है। यही चीज़ है कि हम लोग इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते बट राज्यपाल के बारे में उससे इंटरलिंक कर लेते हैं, उतना याद नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे मैं बोल रही हूँ कि अब आप देख रहे हो कि सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिनिलंबित और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके पद संबंधित जो भी है वो आपको अगर अच्छे से पता है तो फिर आप इसे भी कर लोगे। इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन और इजी भी है। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट है विधि का शासन, ठीक है। प्रमुख लक्षणों को बताना है कि प्रमुख लक्षण क्या है विधि के शासन का। तो विधि का शासन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको पता है तो फिर आप इसे कर ही लोगे, ठीक है। सरकार की प्रति जन उत्तरदायित्व इसका ये कट जाएगा, बाकी सारा है सही, ठीक है। तो सी आंसर है। बट आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये हो जाएगा। देखने में तो लगता है क्वेश्चन की मतलब एक वन लाइनर टाइप, तो फैक्चुअल टाइप, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित अपनी शक्ति का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, ठीक है। तो फिर ये भी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपको अच्छे से पता है तो जैसे कि आप ये सारा आंसर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कौन सही है कौन सा गलत है, लेकिन कुछ एक जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा अगर, तभी आप एक को पकड़ पाओगे कि हाँ यही सही होगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, ठीक है, आपको लगेगा कि ये भी सही हो सकता है,
ठीक है। उस राज्य की विधानसभा की शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजन होगी, ठीक है, ये भी लगेगा। उस राज्य में आर्टिकल जो है 19 निलंबित हो जाएगी। फिर अगर आपका ये आर्टिकल वाला जो है वो अगर क्लियर नहीं है, आर्टिकल 2021 किस में रहता है, किस में कब ख़त्म होता है, तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधि बना सकता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सोचोगे कि राष्ट्रपति बनाता है तो फिर वो हो जाएगा, इसीलिए उस टाइम हम लोग का कन्फ्यूज़न यहीं पे आता है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं करते हो तो, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 365 है, तो अब उसका अच्छे से देखो कि कहाँ मीन्स कौन सा आर्टिकल उस टाइम निलंबित हो जाता है, कौन उस टाइम विधि राज्य का बनाता है, क्या विधानसभा भंग हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो उसका बेसिक जो है बस वो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो फिर ये भी क्वेश्चन ईजी ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है, ठीक है। तो ये तो निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 221 है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है तो आप इसको सी टिक कर लोगे, ठीक है। अब ये हमारा आ जाता है 2020 का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये आपका 2018 का हो गया। मैं 2019 का बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से हमारा 2019 का है। तो पहला देख लीजिए आप, ये सब एक्ट्स का है। ये सब एक्ट्स देखिए, ये सब एक्ट्स पॉलिटी के ही हैं, बट ये पर्यावरण पर है। तो ये पर्यावरण टॉपिक पे आपको मिलेगा ये वाला एक्ट, ठीक है। ये औद्योगिक पे है तो ये आपको इकोनॉमिक टॉपिक पे मिलेगा, ओके। ये अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट पे है, तो ये सब टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे, ओके। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है 2019 का। देखिए, न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार, ठीक है। तो जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है तो उस पे ये क्वेश्चन रिलेटेड है फुली। इतना बड़ा बड़ा जो आपको दिख रहा है स्टेटमेंट, ये कुछ भी नहीं है, बस आपको अगर न्यायाधीश अधिनियम 1968 जो अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन इजी बना लोगे। और एलिमिनेशन मेथड इतना मतलब इजी रहता है इसमें कि आप तुरंत ही, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप अगर फैक्ट्स इसके याद हैं तो आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या हम लोगों को देखना होगा कि देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग पर है ये, ओके। महाभियोग आपने पढ़ा होगा कि महाभियोग किस किस पे लगता है, कब लगता है, कि मतलब कि कैसे लगता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये न्यायाधीशों के महाभियोग पर है, ठीक है। तो चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको ये मतलब कि बेसिक में ही पता चल जाएगा कि कौन अस्वीकार करता है, कौन स्वीकार करता है, ठीक है। तो संविधान का यह मतलब भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करता है, ठीक है। तो आप मतलब कि अगर आप ये न्यायाधीश वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो उसमें आपको पता होगा कि भारत का संविधान अगर मतलब अच्छे से परिभाषित करता है कि नहीं करता है, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है कैसे अक्षम होंगे, कैसे उनका सिद्ध कदाचार को किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वही है 1968 वाला, अगर आपको क्लियर है तो फिर आप इसे बना लोगे। अब क्या है कि देखिए, इसमें क्या है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। मतलब 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में था। तो बस ये 9वीं अनुसूची अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक आपको पता ही होगा कि कब ये हुआ था, क्या क्या इसके प्रावधान है, और फिर कौन इस टाइम में पीएम था,
थे, ठीक है, कौन राष्ट्रपति थे। तो ये सब आप, या फिर डेट अगर आपको पता है कि कितने मतलब कितने में ये हुआ था, तो उस टाइम आप खुद से ये कर सकते हो कि उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसे बना ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए, अब है संसद अधिनियम 1959, ठीक है। तो ये क्या है कि संसद का जो निर्हरता निवारण अधिनियम है, मतलब संसद में कैसे कोई निर्हर है उसका जो अधिनियम है उस पे है। तो उसमें लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है, ठीक है। तो उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। आपको ये बताना है कि ये अधिनियम कितने बार संशोधित किया गया है। यह थर्ड आपका है कि लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो आप ये तो जानते हो कि लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार आपको कि कौन परिभाषित है कौन परिभाषित नहीं है। ये भी आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि देखिए अगर थर्ड आप एलिमिनेट कर दोगे तो फर्स्ट आपका आंसर ऐसे ही आ जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों आंसर सही है, आपका थर्ड गलत है। ओके, तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। कभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि लाभ का पद परिभाषित नहीं है, तो फिर आप ये क्वेश्चन इजी बना लोगे। ओके, अब क्या है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस अनुसूची के द्वारा ऐसा ऐसा होता है। तो ये 5वीं अनुसूची है, कि आपको पता ही है कि मतलब कि अनुसूचित जनजातियों के लिए भूमि का जो है, ये तो आपको इजी याद ही होगा कि मतलब अनुसूचियाँ जो है वो तो आपको याद ही होगी। ये तो मतलब कि कोई बोलने वाली बात नहीं है, 12 अनुसूचियाँ आपको याद ही होगी अच्छे से, और वो होना भी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। तो ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है इजी सा, ये पीवीटीजी पे था क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्निहित प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंध की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या है, ऑप्शन भी आप देख लो, क्योंकि ये जो मतलब दिया है, आई नो कि कुछ ऑप्शन इसके गलत है कुछ सही है, लेकिन जब अगर किसी को नहीं पता है तो उस टाइम तो सारे ऑप्शन आपके दिमाग में आएंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो उस टाइम आपको क्या है कि ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपके पास आया है, तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करे हो तो आप फिर कंफ्यूज होगे कि ये सही है या गलत है। तो ऑप्शन से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है कि क्या क्या पूछ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा बात बोल रहा है, ये तो ऐसे भी वेग ही लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ये अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, सब जगह हमें पता है कि संसद जो है, संसद द्वारा जो भी विधि है, मतलब कि क्या है कि स्वतंत्र है हमारा न्यायपालिका, वो बाध्यकारी, मतलब ये नहीं है कि उस संसद के नियमों के लिए बाध्य है, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप यहाँ पे अच्छे से बी नंबर आप टिक करके ही जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जैसे कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो देखिए, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल वाला कॉन्सेप्ट फिर आ गया, फिर आपको राज्यपाल का पढ़ना अच्छे से, ये राज्यपाल चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको, ये विधानसभा के जो सत्र होते हैं उसमें मिलेगा। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधान मंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो अगर आप ये विधानसभा का जो नियम है, अगर मतलब जैसे आपने संसद को अच्छे से पढ़ा है, उस तरह अगर आप विधानसभा को भी अगर आपने उसका बेसिक अच्छे से किया है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। बस यही है कि बेसिक मतलब जो है वो बातें आप एकदम ध्यान रखो, मतलब कि कंपैरिजन आ जाए तो आप एकदम ये रखो कि नहीं मैं क्लियर हूँ, बस आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट।
ये वन अधिनियम है, ये एक्ट पे आधारित है। ठीक है, हाल ही में एक्ट जो आते हैं ये सब आपको एक्ट्स मिल जाएगा पीटी 365 में। ओके, ये हमारा देखिए जैसे कि मतलब कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण करता है। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोगों को पता ही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो वो तो हम लोग का फैक्ट क्लियर है कि ये 21 आर्टिकल के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया ये एक्ट पर है, तो ये जो हाल ही में एक्ट आए होंगे उस पर। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि एक्ट जो आते हैं उससे क्या क्या पूछता है। ठीक है, आप एक्ट से भी पर्यावरण का है, बट आपको पता तो चल जाएगा कि एक्ट में आखिर जो भी रहते हैं, तो हम अगर कोई एक्ट को पढ़ रहे हैं अभी के, तो उसमें क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखिए, वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया की रीति का विवरण देता है। मतलब ये एम पूछ रहा है कि ये जो है इसका एम उद्देश्य क्या होगा। तो ये उद्देश्य पर हो गया, मतलब कि आपको ये पता है कि किसी भी विधेयक का आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारण करना। ठीक है, तो प्रदूषक के उत्सर्जन और मानक, मतलब इसका मानक निर्धारण करना। ठीक है, तो आप ये जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मानक तो ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक है इसका। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी एक्ट्स को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है, उसमें क्या है कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ठीक है, तो आप अगर उसमें पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से कोटि में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों और औद्योगिक नगरों पर ही लागू होगा। तो इसका ये तो बेसिक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लागू कहाँ कहाँ होगा, इसकी कितनी कोटियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका जो मानदंड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञा पालक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य ज़िले में ना ले जाया जाए। तो ये इसका कुछ टारगेट भी दिया होगा, कुछ इसका बाध्यकारी ये होगा कि नहीं आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है। तो अगर आप कोई भी विधि एक्ट पढ़ते हो तो उसका एम पढ़ सकते हो, वो क्यों लागू हुआ है, उसका पर्पस क्या, मतलब कि लागू किया गया है तो उसका मतलब मेन पॉइंट क्या है, कितने भाग में है, कहाँ कहाँ लागू होगा, उसके मेन प्रावधान, कुछ पाबंदियाँ क्या है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसी सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए औद्योगिक रोजगार वाला है, तो इसमें क्या है, नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है। फार्म कंपनियों के लिए कामगारों को छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, ये बाइंडिंग वाली चीज़ बता रहा है। मैंने बोला आपको कि क्या इसमें मतलब कि करना है नहीं करना है, तो ये करना है नहीं करना वाली बात बता रहा है, ये इसका एम बता रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट का आप ये सब कुछ चीज़ें, जैसे कि आप उसका एम देख लो कि एम क्या है, बाइंडिंग चीज़ क्या है। ठीक है, बाइंडिंग उसका क्या है, और उसके बाद उसका मतलब कि जो कुछ बेसिक दिया होगा कि कितने डिवाइड में है, कहाँ कहाँ लागू होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप अगर कोई भी एक्ट का याद कर रखते हो तो फिर एक्ट से क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। ओके, अब ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है लेटेस्ट। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 के बारे में आपको बता रहा है कि कौन सा सही है। अंतर्विष्ट प्रावधानों को बताना है कि कौन कौन सा प्रावधान भाग 4 में है। ठीक है, तो अगर भाग 4 का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अच्छे से कि भाग 4 में क्या क्या है, मतलब कि अगर आप जैसे कि जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, हमारे भाग मतलब कि संविधान का जो भाग है वो दोनों तो आप क्लियर करके रखो, उसमें नो डाउट कि आपको उसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तथा तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडित अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है,
चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्भर हो जाएगा, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ठीक है, तो ये भी आपका लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 का, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये फिर आपका क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 का, ये क्वेश्चन ये मतलब आया था सुर्खियों में, क्योंकि लाभ के पद के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो PT 365 का जो पिछले ईयर का क्वेश्चन मतलब कि कंपाइलेशन आया था उसमें इसका जिक्र था। ठीक है, तो मतलब कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का था। तो मतलब कि पहला है कि आपका कोई भी टॉपिक आता है तो पहले आप उसका बेसिक को अच्छे से पहले क्लियर कर लो, उसके बाद जो भी आता है फिर आप उसे वो करो। तो यहाँ पे बेसिक ही हमारा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, एक वर्ष में दिन की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखियो आप इसमें भी है कि संसद का जो सत्र होता है, अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपको पता है कि संसद का सत्र 1 सालों में कितने बार चलता है, चलना अनिवार्य है या नहीं है। ठीक है, कि एक वर्ष में संसद की मतलब कि कितने दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है, कोई न्यूनतम संख्या है निर्धारित या नहीं है। ठीक है, तो ये सब अगर आपको पता है, बेसिक चीज़ें हैं ये सब, आप मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं ये तो, मतलब कि अगर हम लोग लक्ष्मीकांत का पढ़ेंगे तो 1 ही 2 लाइन में ये सब कुछ पता चल जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग को बार बार कि कॉन्सेप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। ठीक है, इसके बाद ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो ये तो देखिए ये मतलब कि स्टैटिक क्वेश्चन है आपका। अगर कॉन्सेप्ट संसदीय व्यवस्था का जो सरकार होता है उसके प्रति अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है, क्योंकि सारा पढ़ोगे आप तो मतलब आपको लगेगा कि नहीं ये आंसर सही है, ये सही है, ये सही है। आंसर आपको चारों सही है, बट आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, तो ये अब देख लो, ये भी हमारा मतलब कि स्टैटिक है। ठीक है, कौन लग रहा है जब देखने में लगेगा कि आपको फैक्चुअल आपको पता है तभी होगा, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का तो नीति निर्देशक तत्व ही मतलब इसका आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, और फिर क्या है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचों को, ठीक है, तो भारत का संविधान मूल ढांचों को मतलब कि नहीं लाया था। ठीक है, तो ये तो मतलब कि जो मतलब न्यायपालिका है वो मतलब कि धीरे धीरे लाती है। तो पहला तो ऐसे भी रॉन्ग ही है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो फिर आप ये रॉन्ग ही कर लोगे, फिर यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड भी काम कर जाएगा। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये तो राइट चीज़ है कि मतलब न्यायिक पूर्वावलोकन का तो भारत का संविधान में दिया गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने इसे पढ़ा है तो फिर आप तो ये सही कर ही लोगे, तो फिर इसका आंसर आप खुद ब खुद ले आओगे तुरंत ही। मतलब कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट आपको यही है कि बेसिक चीज़ है उसकी जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही करके रखना है, मतलब कि उलझना नहीं है। ठीक है ना। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्ट पे है, इस कॉन्सेप्ट पे भी है बट थोड़ा फैक्ट पे भी है। ओके, भारत के संविधान की उद्देशिका, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उद्देशिका पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का भाग है या नहीं है। बहुत लोगों को अभी भी लगता होगा कि नहीं है भाग, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि न्यायपालिका ने इसे अब भारत का मतलब संविधान का भाग बताया है, लेकिन ये क्या है कि अलग मतलब इसका कोई अपना विधिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र होके, तो इसका डी आंसर हो जाता है। तो ये भी बेस कॉन्सेप्ट पे है। अब नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री जो है बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिन वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी जिसमें ठीक है सम्मिलित है। ठीक है, तो
तो ये कौन सा है, तो FRBM एक्ट जो है 2003 का, उसका प्रावधान है। तो अगर आपने FRBM को पढ़ा है, ये इकोनॉमिक्स में आता है, FRBM एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो फिर यहाँ पे तो आप क्लियर कर ही लोगे इसे भी, ठीक है। ये हो गया। अब संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो परिभाषा से, तो संवैधानिक सरकार का अगर आप अर्थ देखोगे तो आपको मतलब कि बहुत सारा लगेगा कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन सीमित सरकार सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट पे है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि संवैधानिक सरकार क्या है, कॉन्सेप्ट में आप देखे हो तो फिर आप इसे कर लोगे, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हो कि सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। आपका जो 2018 से क्वेश्चन आ रहे हैं सारा कॉन्सेप्ट पे है, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकारों घोषणा के लिए भी है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2019 का था, उससे मतलब कि ये मतलब इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और PT 365 में ये क्वेश्चन भी मेंशन था। तो इसका भी आप अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है आपका तो फिर ठीक से आप बना लोगे, ओके। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, विधिक सेवा प्रदान करने का प्राधिकरण जो है, इस ये भी मतलब कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पर इस बार PT 365 में मतलब कि 2019 वाला जो मतलब 20 वाला जो था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उससे रिलेट आप कर सकते थे PT 365 से। तो आप देख रहे हो कि PT 365 इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि आपका अगर एक मतलब कि पॉलिटी से ही 5-6 क्वेश्चन अगर ले रहा है तो भी ये कम नहीं है। अगर मतलब कि आप सब सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, 5-5 ही क्वेश्चन सब में दे रहा है तो भी मतलब कि आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट है आधार पे रिलेटेड। देखो मैंने बताया था ना आधार पे रिलेटेड इस बार भी क्वेश्चन आया था, और आधार से रिलेटेड PT 365 में भी मेंशन था कुछ प्रावधान। तो ये वही चीज़ें हैं, आपको मैंने बताया था ना उसमें कि आप यहाँ पे देखो कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था ना कहाँ कहाँ अनिवार्य है, कहाँ कहाँ नहीं अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ अनिवार्य है और कहाँ अनिवार्य नहीं है। तो ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाता है, फर्स्ट सेकंड इसका सही हो जाता है, ठीक है। सॉरी 2 और 4 इसका आंसर सही हो जाता है, ये बी आंसर सही है, बाकी वो गलत ही आंसर है। ओके, फिर राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किस क्षेत्र में, तो दोनों का आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अगर आप इसमें भी आपका कंपैरिजन किया है आपने राज्यसभा लोकसभा का, आप जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ो ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आप एक चार्ट बनाओ, उसमें राज्यसभा का अलग लिखो और लोकसभा का अलग लिखो, राष्ट्रपति का अलग, राज्यपाल का अलग। तो इस टाइप से कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ते हो तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। MP लेट्स पर मैंने आपको ये PT 365 में पढ़ाया है, और उसका ही ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ये नहीं है। अगर आपने MP लेट्स का जो अच्छे से कर लिया है तो आप इसे भी बना सकते हो, ठीक है। और ये हमारा फिर अस्पृश्यता का है, तो अस्पृश्यता किस पे है, तो ये आपको तो पता ही है कि ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अगर आपका मूल अधिकार वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो फैक्ट भी इसके सारे क्लियर हैं, तो आप ये कर लोगे, ठीक है। अब ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये भी आपको देखना है कि किस में आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। लग मीन्स दिखने में तो है कि फैक्चुअल है क्वेश्चन, कि आपको फैक्ट है, एक आंसर है, आपको एक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है, लेकिन ये क्या है कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट पे ही है, ठीक है। अब ये हमारा देखिए, अब मैंने ये कंपाइलेशन किया है, तो क्या है कि 2018 में जो क्वेश्चन आया था लोकसभा और राज्यसभा पे, तो वो क्या है कि विपक्ष का नेता इस कॉन्सेप्ट को ये कर रहा था। 9वीं अनुसूची है उसमें, तो आपको बेसिक उसका करना ही होगा। आधार जो है उसका, आधार का आप देख लो कि उसका प्रयोग और उसका निष्क्रियता, इस पे पूछा था क्वेश्चन,
ठीक है। विधि का नियम सूचकांक जो है जारीकर्ता पूछा है, लेकिन कभी कभी इसका जो स्तंभ भी पूछ लेता है। संसदीय समिति, उसका बेसिक आपको देख लेना है कि कौन सा संसदीय समिति, मैंने आपको बताया था स्थायी और तदर्थ में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप अच्छे से पहले लक्ष्मीकांत में देख लेना स्थायी और तदर्थ है, तो कौन से स्थायी है कौन से तदर्थ है, तो ये सब आप देख लेना। धन विधेयक है तो वही कौन विधेयक धन विधेयक है, कौन विधेयक नहीं है, और कौन सी निधि से धन विधेयक को मतलब कि वित्त पोषित होता है। तो अगर आपके ये बेसिक कंप्लीट है तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन वही रिलेटेड टू एमएलएज है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसकी पद संबंधित आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद विधि स्वाधीनता के बीच संबंध जो है वो फैक्चुअल है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब विधि का शासन जो है उसके लक्षण बताना है। अगर आपने इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो फिर वो आपका हो जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 365 में दिया हुआ है तो उसका स्टेट की स्थिति उसमें पूछ रहा है। तो ये मतलब कि राष्ट्रपति शासन है तो आपको स्टेट की स्थिति तो अच्छे से पता होनी चाहिए ना। ये तो क्वेश्चन ही उसी टाइप मतलब उसी से रिलेटेड है, तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। निजता का अधिकार, ये फैक्चुअल है कि आपको याद है कि निजता का अधिकार किसमें है, तो फिर वो ठीक है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जो है उसका बेसिक डिटेल आपको चाहिए, जो एक्ट है। मैंने एक्ट का डिटेल्स आपको बता दिया था कि आपको क्या क्या डिटेल्स उसकी रखनी है। फिर ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। तो केंद्र और न्यायालय का जो अधिकार है, ठीक है, संशोधन का अधिकार और विधि का अधिकार, मतलब कि केंद्र का और न्यायालय का दोनों का हमेशा टकराव रहता है, इसीलिए दोनों के का जो अधिकार है उसे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लो। फिर स्वतंत्रता की व्याख्या है, ये कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल है। फिर मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 जो बेसिक डिटेल्स उसकी चाहिए थी हमें। फिर राज्यसभा की सिफारिश के बारे में, राज्यपाल की संसदीय समितियाँ, उसकी कार्य हो गई, वही है कि आप सब समितियों को देख लो और उसका कार्य क्या है कि वो किस टाइप से गठित होती है, कौन गठित करता है। ओके, फिर यहाँ पे आप देख लो आर्टिकल 142 है, उसके बारे में भी है, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियाँ के। ठीक है, विधानसभा के बारे में उसकी कार्य और कार्यप्रणालियाँ आप देख लो। फिर ये जो अनुसूचित जाति और अन्य पारस्परिक वनवासी एक्ट जो है बेसिक उसका है आया क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार पे भी बेसिक ही है। संविधान संशोधन जो है 44 और 99 पे भी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको ये दोनों का संविधान मतलब पता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है उसमें बेसिक, तो आप इससे भी कर लोगे। न्यायिक जांच अधिनियम जो है उसका भी बेसिक डिटेल, और फिर ये जो महाभियोग पे है उसे आप कर लेते हो तो वो हो जाता है। 9वीं अनुसूची से भी क्वेश्चन है आए हैं, तो 9वीं 5वीं ये सब अनुसूचियाँ मैंने कहा ना आपको कि आप अच्छे से रट जाओ, 12 अनुसूचियाँ रट जाओ, 22 भाग जो है मतलब अब तो 24 है, उसे पूरे अच्छे से रट लो। ठीक है, संसद निर्भरता अधिनियम जो है लाभ का पद पे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 का क्वेश्चन भी आप देख लो, आधार से बेसिक क्वेश्चन आया है, कहाँ अनिवार्य कहाँ नहीं है। अगर आपको इस तरह से पता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों का तुलना करना है। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना जो है एमपीलैट्स, उसका बेसिक अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर जाते थे। समानता का अधिकार जो है अस्पृश्यता वाला, तो आपको अगर पता है कि ये समानता में है, आपने अच्छे से किया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फैक्चुअल क्लैरिटी है, तो फिर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हो। न्यायपालिका कार्यपालिका का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका फैक्ट्स है वो सब भी याद कर लो। ठीक है, FRBM एक्ट जो है अबाउट बजट से क्वेश्चन आया था, तो अब ये बजट बहुत चर्चे में रही भी थी इस पिछले बार की, तो फिर आप इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर मूल संवैधानिक सरकार जो है, ठीक है, वो फैक्ट पे है, बट आपको कॉन्सेप्ट भी उसमें चाहिए। मूल अधिकार मानवाधिकार ये भी कॉन्सेप्ट पे था, और ये तो PT 365 पे ही था। और विधिक सेवा प्रदान जो है ये भी PT 365 में था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाला सरकार जो है ये कॉन्सेप्ट पे था। कल्याणकारी राज्य का आदर्श ये भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पे था। तो आप ये सब देख रहे हो, स्टैटिक जो स्टैटिक आपको दिखने में लग रहा है वो है। बाकी जो मतलब कि अगर थोड़ा सा ये मतलब कि आपको नया टॉपिक पूछा है या कुछ अलग पूछा है तो वो PT 365 से ही उठा करके मतलब कि उसी से रिलेट करके पूछ दिया है। ठीक है, तो आपको ये PT 365 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे आप करना ही करना, मत छोड़ना उसे। इसलिए मैं आपको फुली पढ़ाती हूँ ताकि उसका आपको कोई भी कोना ना छूटे और आपका फुल्ली अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मूल ढांचा और न्यायिक पूर्वावलोकन पे भी था।
नौकरशाही अवधारणा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है, कंसेप्ट ऑफ फैक्ट पे ही है। उद्देशिका के बारे में भी पूछ दिया, गांधीवादी, और ये अवधारणा थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप एक छोड़ भी दोगे तो क्या है, मतलब कि इतना क्वेश्चन तो आपका है ही। भाग 4 पे भी आपको बेसिक था। लोक प्रतिनिधि अधिनियम पे भी क्वेश्चन था, और ये पिछले बार भी मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि था न्यूज़ में, मतलब पीटीसी 65 में भी था। संसद के सत्र, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको वीडियो लगा तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको फुल डिटेल दे दिया है। अब इससे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। और इस बार मतलब कि पीटीसी 65 भी हम लोग को अच्छे से करना है। टेस्ट सीरीज भी अब आप इससे रिलेट करके लगा सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी भी पढ़ते हो आप, तो उन सब क्वेश्चनों को, उन सब जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया वो सब चीज़ों को ध्यान दो। और गारंटीड है कि इस बार प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। पॉलिटी का तो हमारा अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 15 क्वेश्चन तो इजीली हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं पीटी 365, और जो हमारा टेस्ट सीरीज और हमारा लक्ष्मीकांत बुक है, और ये सब जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ तो उसका आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं इकोनॉमिक्स की अभी मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं इन्वॉल्वमेंट की शुरू करूँगी। जैसे जैसे बुकलेट्स आता है मैं कंप्लीट कर दूँगी। और हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना ज़रूर, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारे PDFs डालूँगी आप लोगों को, मतलब कि बहुत हेल्प होगा वहाँ। टेस्ट सीरीज़ भी मैं डाल दूँगी विजन की, और फिर ये मंथली मैगजीन्स या करंट अफेयर जो भी है मैं सब कुछ वहाँ पर डालूँगी, तो आप लोग वहाँ पर चैनल पर बने रहना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।